हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश मीडियम के लिए इज मैटर अराउंड अस प्योर को स्टार्ट करेंगे। और ये होगा इसका पार्ट 1, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 की वीडियो जल्द आ जाएगी, ठीक है। पर ये जो है ये आपका है पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 2 भी जल्दी लेके आएंगे, पर अभी आप पार्ट 1 पे ध्यान दीजिए। पार्ट 1 पे जो है इस चैप्टर के सारे बेसिक्स बताए गए हैं और साथ ही साथ इसमें जो है मैं आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अब अगर आप मेरी तरह इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को समझना है, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो व्हाट इज़ प्योर मैटर, ठीक है। तो आज तक हम सब सुनते आए हैं कि प्योर मिल्क, ठीक है, प्योर घी। पर एक साइंटिस्ट को जब भी किसी प्योर मैटर या किसी प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है, तो वो क्या प्योर के मतलब वो क्या कहना चाहता है प्योर से। तो अ प्योर मटेरियल मेड बाय द सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इन सिंपल वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सो दैट्स मीन्स कि जो हमारे ठीक है मैटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जो कि मैंने पहले भी क्लियर करवा दिया है, एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल पे है। आप जाके उसे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको मैटर्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो वो मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए, ठीक है। जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक ही टाइप्स के होने चाहिए, उसे ही हम प्योर मैटर कहेंगे। जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है। शुगर के जितने भी दाने होते हैं, ठीक है, देखना आप, शुगर के जितने भी पार्टिकल होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है, वो सारे एक ही जैसे होते हैं। इसीलिए हम शुगर को जो है प्योर मैटर कहेंगे, क्योंकि उनके सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। इसीलिए उसे हम प्योर मैटर कहेंगे। और एक प्योर मैटर जो होता है वो हमेशा सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल, हमेशा सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल से बना रहता है। तो ये था डेफिनेशन प्योर मैटर का, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज मिक्सचर। तो अब हमारे चैप्टर नंबर 2 में मिक्सचर आया हुआ है, ठीक है। अब आप मिक्सचर को ये मत समझ लेना भाई साहब मिक्स कर दो, कुछ भी मिक्स कर दो, रसना में पानी मिक्स कर दो, ठीक है, वो सब मत देखना। यहाँ पर जो मिक्स करने की बात है वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, बुक्स के हिसाब से कि किसे मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। यानी कि कोई भी अपना मटेरियल हो गया, ठीक है, कोई भी मटेरियल, ठीक है, आर सिंपली मिक्स टुगेदर, यानी कि ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं इन एनी प्रोजिशन, यानी कि किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसे ही हम मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। इट इज़ अ सब्सटेंस in which two or more substance are simply mixed together in any proportion, ठीक है, proportion, ठीक है। तो यानी कि किसी भी सब्सटेंस, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स, तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है, सिंपल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। हम जैसे कि जानते हैं कि भाई साहब एयर जो है वो मिक्सचर है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो अब हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, ठीक है, यानी वाष्पित जल है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर ना, क्योंकि यहाँ पर टू और मोर सब्सटेंस है, ठीक है, टू से ज़्यादा ही है, देखो टू से ज़्यादा ही है, 1 2 3 4 और भी ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। तो इसे ही हम मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। एक बार और इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आप मेरे साथ दोहराना। इट इज़ अ सब्सटेंस in which two or more substance element or compound are simply mixed together in any proportion, ठीक है, proportion। तो यही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इसे आप उतार लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है, ठीक है, 3 कर रहा हूँ मैं, 3, ठीक है। व्हाट इज टू टाइप ऑफ मिक्सचर। तो अब मिक्सचर के भी ना टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो द टू टाइप ऑफ मिक्सचर आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसे आप जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आता है। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज है, कैन वी एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ मिक्सचर। यस वी कैन।
So homogeneous mixture. A homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. The salt water described above is homogeneous because the dissolved salt is evenly disturbed throughout the entire salt water sample. तो अब यहाँ पर देखो इसे क्या कहते हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो किसी भी कंपोजिशन, ठीक है, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंपोजिशन में यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि ये हमेशा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में आराम से मिल जाएगा, ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को आराम से डिसॉल्व कर लेगा, यानी आराम से घोल लेगा अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो पानी में नमक का घुलना, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। अगर हम पानी में नमक को घोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो सॉल्ट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उससे घोल रहे हैं, किसमें, पानी में। इस कारण हमको क्या प्राप्त हो, इस कारण हमें क्या मिलता है, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है सॉल्ट वाटर, ठीक है, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या मैटर एक दूसरे को आराम से घोलने की ताकत रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर इससे उल्टा है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो आपके मैटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल नहीं पाते, पर यहाँ पर क्या है, मैटर जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से दोस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाते हैं, ठीक है। A heterogeneous mixture is just simply any mixture that is not uniform। या अब इसका उल्टा ही होगा ना, इसमें कोई भी जो मैटर होगा या कोई सब्सटेंस होगा वो आराम से नहीं यूनिफॉर्म होगा, यानी नहीं घुलेगा इन कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन होगा आपका, ठीक है। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई साहब इसमें आप कोई भी पार्ट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो मैटर्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर रहे होते हो वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके चलो, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर कभी मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सॉल्ट और मड का मिक्सचर, ठीक है, मड मतलब मिट्टी, ठीक है, उसका मिक्सचर कभी मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसी कारण ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर salt and water। example of heterogeneous mixture salt and sand, ठीक है। तो homogeneous mixture का example क्या है, salt and water, और example of heterogeneous mixture salt and sand। अब थोड़ा इन दोनों को और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है, होमोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सब्सटेंस अच्छे से मिक्स नहीं होते। होमोजीनियस मिक्सचर में जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, यूनिफॉर्म्ड होती हैं, यानी उसमें जो भी हमारा होगा सब्सटेंस वो आराम से घुल जाएगा। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कोई भी कंपोजिशन है, कोई भी सब्सटेंस होगा वो नहीं घुलेगा, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना, तो यही था, ठीक है। इसमें तो आप इसे यहाँ से लेके यहाँ तक उतार सकते हो अगर उतारना का मन करे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉल्यूशन। सो देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और जैसा कि हमें पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो मिक्सचर होते हैं वो आराम से घुल जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, फॉर एन एग्जाम्पल नींबू पानी, सोडा वाटर। नींबू पानी, सोडा वाटर, ये एक दूसरे को आराम से घोल लेते हैं, ठीक है। इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इनके जो हमारे एलिमेंट है वो एक दूसरे को आराम से घोल लेते हैं, ठीक है। नींबू पानी में नींबू पानी आराम से घुल जाता है जिसके कारण हमें लेमिनेट मिलता है। सोडा वाटर जो सोडा का सॉल्यूशन बन जाता है वो भी आराम से एक दूसरे को घोल लेते हैं, जिस कारण हमें होमोजीनियस मिक्सचर का पता चलता है, और इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर में ही आता है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज इक्वल टू होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन के भी जो है 2 टाइप्स होते हैं, देखो कौन कौन से। तो द 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो 2 टाइप्स हैं सॉल्यूशन के वो हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सॉल्वेंट,
द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट्स डिसॉल्व द अदर component in it is called the solvent or solute. The component of the solution that is dissolved in the solvent is called the solute. तो अब यहाँ पर क्या है देखो, solvent यानी द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व, ठीक है, यानी कि जो डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है, द अदर यानी कि जिसमें कोई और मैटर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, कोई और मैटर जिसमें घुल रहा है। कंपोनेंट इन इट इज यानी कि कंपोनेंट जो है वो उसमें घुल रहा है, किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। मान के चलो आपके पास है वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, बिकॉज इसमें जो है हमारा सब्सटेंस घुल रहा है, ठीक है, इसमें हमारा जो कंपोनेंट है वो घुल रहा है। और सॉल्यूट हमारा हो गया शुगर, क्योंकि इसमें जो है हमारा सॉल्यूट जो है उसके अंदर घुल रहा है, तो इसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। आप बस हमेशा ये याद रखना, सॉल्वेंट सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स करता है, ठीक है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। बस आप ये याद रखो, आपको और कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने है। अब एक यहाँ पर डायग्राम है, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड यानी शुगर, यानी कि शुगर जो है पानी में घुलेगा ना, तो इसलिए ये सॉल्यूट हो गया। एंड हम जानते हैं कि सॉल्यूट मिक्स इन सॉल्वेंट, सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व, यानी सब्सटेंस जिसमें डिसॉल्व हो रहा है यानी वाटर, तो इससे हमें क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बहुत ही काम आते हैं, ठीक है। अब आप जो 9th to 12th स्टडी करोगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो अब देखो, सॉल्यूशन के थोड़े बहुत जो हैं अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ और आता है, जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। हमको क्लास 9th में दो ही चीज़ें पढ़नी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड को हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैन यू एक्सप्लेन दिस। यस वी कैन। सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, तो हम अब जानते हैं कि एक लेवल ऐसा आएगा ज़रूर जिसमें जो है हमारा सॉल्यूट नहीं घुलेगा सॉल्वेंट में, इन अ सॉल्यूशन एट अ गिविंग टेम्परेचर। तो जो भी आपका टेम्परेचर होगा उसमें जब भी कोई सॉल्यूट नहीं घुलता है तो इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम जानते हैं कि अब हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो जब एक सॉल्यूशन, ठीक है, जब एक सॉल्यूट, ठीक है, जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट, यानी जब, माफ़ करिएगा, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूशन नहीं घुलता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर भी दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सॉल्यूशन की बॉइलिंग पावर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पार्टिकल्स के बीच जो है जो पार्टिकल होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल्स के बीच जो है डिस्टेंस बढ़ेगा तो यानी वहाँ पर जो हमारे जो क्या कहते हैं उसे, ठीक है, हमारे जो वो होंगे जो खाली जगह होती है, ठीक है, जिसमें जो चीज़ को हम घोलते हैं तो वो उसमें घुल जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मैटर्स में, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमें ये पढ़ा था कि हमारे जो लिक्विड होते हैं उनमें एम्पटी जगह होती है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो है हमारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर में, वाटर में शुगर घोलते हैं तो शुगर जो है उसी एम्पटी जगह पे चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद वो उनके अंदर मिक्स हो जाता है और हम सोचते हैं कि वो घुल गया, पर नहीं, वो कहाँ जाता है, वो जाता है वाटर के एम्पटी स्टोरेज में, ठीक है, जहाँ वाटर ने अपने लिए कुछ जगह बचाई हुई है, उस जगह को शुगर घेर लेता है, ठीक है। पर एक ऐसा टाइम आता है जब वाटर के अंदर शुगर जो है नहीं घुलेगा, क्योंकि उसका जो है वो पार्टिकल्स पूरी तरीके से भर जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट सोचो कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, हालांकि वो सुपर सॉल्यूशन की बात होती है, सुपर सैचुरेटेड की। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि हम जो है टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो अब एग्जांपल लेते हैं, वी हैव 30 लीटर वाटर एंड 30 ग्राम शुगर, ठीक है।
यहाँ पर आप जो है ग्राम लगा लेना, ठीक है, ये ग्राम। तो 13 लीटर शुगर एंड 13 ग्राम वाटर शुगर, ठीक है, वाटर एंड शुगर, ठीक है। टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम इसे घोल पाएंगे? नहीं घोल पाएंगे ना, क्योंकि 13 लीटर वाटर और 13 ग्राम शुगर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मे भी ये घोला जा सकता है, पर अभी जो है इसे घोलना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जो हमारी शुगर होगी वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी, ठीक है, वो घुलेगी ही नहीं। अब यहाँ पर इसका उल्टा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। देखना अभी, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को है अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को अपने अंदर वो नहीं ले रहा था सॉल्यूशन, पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन वो अपने अंदर ले सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन को अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन दैट्स कंटेंट लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम एंड माफ करिएगा, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इज मैक्सिमम एंड द सॉल्यूट इज मिनिमम, ठीक है। जो सॉल्यूट होगा वो ज़्यादा होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो जो सॉल्यूट है उसे घोलने में सक्षम रहता है, उसे घोलने में वो हमेशा पूरी तरीके से एबल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे एक अच्छे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से उतार लो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आए इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? सो अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर of the amount of solute that has been dissolved in a giving amount of solute or solvent or solution, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक अमाउंट होती है सॉल्यूशन की, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना सॉल्वेंट उसमें घोल सकते हैं, ठीक है, कितना सॉल्वेंट हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ measure of a amount of solute that has been dissolved in a given amount of solute और solution, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन का जो हमारे अमाउंट होता है कि उसमें कितना सॉल्वेंट घुलेगा उसे ही हम, कितना सॉल्वेंट उसमें मिक्स होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम कैसे मैथ्स के फॉर्मूला द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे कुछ हमारे लिए जो है हमें कुछ ना वो फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन की, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पर क्या करना है आपको? मास बाय मास परसेंटेज लगाना है, ठीक है। और जो आपका दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉल्यूट का मास दिया जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है और वही परसेंटेज क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वही मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन से और थोड़ा समझेंगे कि हम इसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो अ सॉल्यूशन कॉन्टेक्ट 14 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर आपको 14 ग्राम कॉमन सॉल्ट दी गई है और 320 ग्राम ऑफ सॉल्ट दी गई और वाटर दिया गया है, ठीक है। तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मास बाय मास फार्मूला, ये देखो, यानी हमें यहाँ पर जो है ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो अब इसी फार्मूला को लगाते हुए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट, ठीक है, 14 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 320 ग्राम है।
अब एक बात हमेशा याद रखना, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूट से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो हमें पढ़ाया अभी अभी। वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो है प्लस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर 14 प्लस 320 करेंगे तो 316 हमें क्या मिलेगा, ग्राम जो मिलेगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना रहेगा। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमने उसको प्लस किया तो क्या आया हमारे पास 360 ग्राम। अब आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर लेना और फिर मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका आंसर आएगा 11.1%। यही है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द, माफ करना, देखो मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब वो क्रिएटिंग सस्पेंशन नहीं, ठीक है। ये सॉल्यूशन से थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन का जो है भाई है, पर उल्टा भाई है। ये उसके अलग ही काम करता है, वो कोई और काम करता है, ये कुछ और काम करता है। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखो वो होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, यानी सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज। इसे हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जबकि हम हमारे सॉल्यूशन को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, पर इसे हम जो है नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मड में वाटर को मिक्स किया, क्या हम ऐसा कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसे हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है, तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो अपन में ध्यान रखना और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके पास 3 सॉल्यूशन अभी तक हमने पढ़े हैं, एक खुद सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन जो अभी हमने पढ़ा, और एक कोलाइडल। अब कोलाइडल को हम पढ़ते हैं। तो द कोलाइडल सॉल्यूशन इज अपेयर टू बी अ होमोजीनियस, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली यह कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थोड़ी सी छानबीन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो होमोजीनियस नहीं है, ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बिकॉज द पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिस कारण हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज। बट एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो है टिंडल इफेक्ट काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, आपका टिंडल इफेक्ट काम करता है यहाँ पर, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट फैल जाती है, ठीक है, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे मिक्सचर जो कि लाइट को फैलाए उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। तो कोलाइडल जो है उसमें टिंडल इफेक्ट होता है, जिस कारण इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क में जब हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपके मिल्क होता है वो एनर्जी, जो हमारी लाइट होती है उसे अलग अलग करने में जो है वो एबल होता है, जिस कारण हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम इसे थोड़ा और जो टिंडल इफेक्ट है उसे थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट। तो इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट और बीम एंटर इन अ रूम, सो वी सी द डस्ट और स्मॉल पार्टिकल। जब भी आपके घर में या बेडरूम कहीं भी आप जहाँ रहते हो, ठीक है, वहाँ से अगर छोटी सी बीम आती है लाइट की, तो आप वहाँ पर देखना कि वहाँ पर जो है आपको डस्ट के पार्टिकल दिखाई देंगे। और इसी को हम जो है टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो आपको पार्टिकल दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, टिंडल इफेक्ट के कारण। द टिंडल इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल। तो जॉन टिंडल के द्वारा ये इसको डिस्कवर किया गया था, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, टिंडल, ठीक है। इनके जो सरनेम था वो टिंडल था, जिस कारण हम इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और कोलाइडल जो है वो टिंडल इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये जो टिंडल इफेक्ट है ना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाता है।
अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम सॉल्यूशन को सस्पेंशन और कोलाइडल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना ये क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes, no Tyndall effect available, particles settle on, ट्रांसपेरेंट, एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी यहाँ पर जो आप किसी लाइट या कोई बीम मारोगे ना तो वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। वो लाइट को नहीं, ये जो है ये पार्टिकल्स को नहीं फैलाएगा सॉल्यूशन, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट है। और इसी अगर इसमें जो है कोई जैसे मान के चलो कि हमने शुगर में वाटर को डिसॉल्व कर दिया, तो हम क्या उस शुगर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, पर हम उस वाटर को देख सकते हैं बिकॉज द वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर इन वाटर। सेटल ऑन, पार्टिकल जो है वो सेटल ऑन होते हैं, यानी जो शुगर होता है वो हमेशा पार्टिकल में सेटल ऑन रहेगा, कभी भी डाउन नहीं होगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बस यही है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशियन सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन सॉल्यूशन आर बिगेस्ट, so we can not able to see this particle with our naked, so we can able to see the particle of our naked eyes. Tyndall effect available, particle settle down, example sand in water. तो सस्पेंशन जो है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बिग होते हैं, जिस कारण हम इसे अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट याद रखना, टिंडल इफेक्ट इसमें क्या होता है? अवेलेबल होता है, ठीक है। पार्टिकल सेटल डाउन, अगर आप इसके पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दोगे ना तो इसके पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, सैंड को जो है वाटर में बिल्कुल आराम से छोड़ दो तो आप देखोगे कि जो उसके पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल। तो सीम होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है पर भाई साहब ये होते होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है। देखो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लगता है होमोजीनियस है हेटेरोजीनियस। स्मॉल साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल बिगर देन ट्रू बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, यानी इसका जो बीच का रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, पर हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। नेकेड आई से नहीं देख सकते, सो वी कैन नॉट एबल टू सी दिस विद आवर नेकेड आइज, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। नेकेड आई से क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पर जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, याद रखना, तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। पार्टिकल सेटल ऑन, पार्टिकल सेटल ऑन रहते हैं, ये देखो ये एक प्रॉपर्टी है होमोजीनियस मिक्सचर की, जिस कारण हमें लगता है कि ये होमोजीनियस है, पर ये हेटेरोजीनियस होता है, याद रखना। ट्रांसल्यूशेंट, यानी इसमें भी जो है आप वाटर को अच्छे से देख सकते हो पर ये लाइट को फैलाने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इंक इन वाटर, देखो वाटर में जो है इंक है वो अच्छे से फैल जाती है, पर पार्टिकल्स को जो लाइट होती है उसमें टिंडल इफेक्ट अवेलेबल होता है, यानी इंक इन वाटर उसमें भी टिंडल इफेक्ट अवेलेबल होगा। और मिल्क इसका जो है वो मेन एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखना। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरा गला दर्द करने लग गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। तो आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। धन्यवाद।